पॉलिटिकल वर्ल्ड हम देखते हैं, ऑफ कोर्स इसके अंदर पॉलिटिकल और जियो आता है, यानी ये ग्लोबल पॉलिटिकल की बात होती है। और यहाँ पे एक बहुत बेसिक चीज़ हम अंडर एस्टिमेट करते हैं या फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हर एक कंट्री अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बात करेगा, या फिर जो जियो पॉलिटिकल एजेंडा है वो हर एक कंट्री का सेल्फ एजेंडा रहेगा। अब यहाँ पे एक बात हुई है जो है हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, और ये गए थे नॉर्डिक कंट्री फिनलैंड में, जो कि फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर उनको इनवाइट किया था। अब ये जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी या फिर एनुअल मीटिंग थी, ये सिक्योरिटी के ऊपर थी, एनर्जी नीड्स के ऊपर थी, और जो करंट चेंजिंग ऑफ जियो पॉलिटिकल एंगल है इसके ऊपर थी। अब यहाँ पे ये एक मीटिंग बहुत अच्छी थी। डॉक्टर एस जयशंकर इज वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट मिनिस्टर्स दैट वी हैव गॉट इन इंडिया। अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी यहाँ पे आई है, जो गिडियन रैकमैन है, ये एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है जो फाइनेंशियल टाइम्स के चीफ जर्नलिस्ट है। अब इन्होंने अपनी जो एक बोलते हैं ना कि मॉरल एम्बिग्यूटी या फिर अपने आप को बड़ा बताने के लिए, बिकॉज ही बिलोंग्स फ्रॉम यूरोप, उन्होंने एक टॉपिक डाल दिया जो था रशियन ऑयल पे, जिसपे हमारे डॉक्टर एस जे कृष्णन ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है, एंड ये रिप्लाई आप सुन लीजिए। I buy oil. I buy oil based on cost and availability. So at that point of time, much of the oil available on the market was Russian. अब यहाँ पे दो बातें हुई है और ये दोनों बातों को हम डिसाइफर करते हैं। तो Since you spoke about moral ambiguity, I would say this, no European country has been attacked with Indian weapons. I wish I could say that for European weapons vis-a-vis India. तो सबसे पहले कि जब रशियन ऑयल ही अवेलेबल था तो हम एक 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाला कंट्री है जिसकी एनर्जी नीड्स बहुत मैसिव है। तो ऑफ कोर्स अगर हमारे को कहीं सस्ता और अगर अवेलेबल ही नहीं होगा ऑयल, जहाँ की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर बाकी जो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरा यूरोप में अगर ट्रांसफर हो रहा है, तो इंडिया को भी अपने एनर्जी नीड्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो जो अवेलेबल था वो बाय करेंगे। अब यहाँ पे इसके भी दो नुआंसेस है, बट सेकेंड चीज भी हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक जो वेपनरी की बात हुई है, तो 1965 है, 1971 का है, 99 का वॉर है जो इंडिया ने लड़ा है पाकिस्तान के साथ। जो सारे वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने सप्लाई दिया है पाकिस्तान को, और इंडिया को अपनी बॉर्डर्स पे डिफेंड करना पड़ा जिसके रशिया ने किया था। तो ये दो नुआंसेस में बात हुई है। अब द पॉइंट इज कि अगर इंडिया कहीं रशियन ऑयल या फिर अपने टाइज दोनों साइड से, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया है, सबके साथ अगर वो अच्छा चलता है तो वाई इंडिया इज बीइंग टारगेटेड, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड चीज है कि जब अगर इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं तो ये एक अच्छा एक एंकर कंट्री बन सकता है कि अगर कोई क्लैश होता है तो इट कैन बिकम अ मीडिएटर एंड पूरी बात अच्छे से कर सकता है। एक सेकेंड पॉइंट ये है कि ये इंडिया ने अर्न किया है। बट अगर इंडिया रशियन ऑयल बाय कर रहा है या इंडिया कोई भी डील कोई भी दूसरे कंट्री के साथ करता है, तो वाई इट हैज टू एक्सप्रेस एंड इट हैज टू एक्सप्लेन उनके डील्स के साथ। बिकॉज अगर आप देखो तो आज यूनाइटेड स्टेट्स भी रशिया से ही अपने यूरेनियम एक्सपोर्ट लेता है, जो कि उनकी एनर्जी जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको फुलफिल करने के लिए। तो वहां पे कोई कुछ नहीं पूछता है। एंड एक बहुत बड़ी चीज जो डॉक्टर जयशंकर ने बोली थी वो ये थी कि अगर इंडिया बाय करता है, और आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखो जो कि ट्रूथ है, कि अगर 2021 में आप देखो तो यूरोपियन कंट्रीज 11.8 मिलियन मैट्रिक टन्स का बिजनेस करते थे इंडिया के साथ, जो अभी ऑलमोस्ट डबल हो गया है इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो अभी 22 मिलियन से 26 मिलियन मैट्रिक टन अ ईयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये होता है रिफाइंड ऑयल। अब ये जो ऑयल है ये इंडिया रशिया से बाय करता है, रिफाइन करता है एंड देन यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बिकॉज अब उनका एनर्जी नीड्स है, उनको बाय करना है, उनकी रिक्वायरमेंट जब फुलफिल कर रही है तो वाई इंडिया हैज टू आंसर जब वो अपनी एनर्जी नीड्स और अपना करता है। अगर आप 2022 का और एक कॉन्फ्रेंस देखोगे जो मैं इस रिसर्च के लिए पूछा, तब वहां पर भी सेम ही चीज ऐसे आई थी, Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems.
जहाँ पे इंडिया को अपनी हर एक चीज एक्सप्लेन करना है, उनका जो स्टैंड है, जियो पॉलिटिकल स्टैंड है जो बहुत स्ट्रांग है, वो भी हमारे को ही एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो दिस इज द हिपोक्रेसी दैट एस जे शंकर सेड आउट। एंड एस जे शंकर एक ऐसे इंसान है जो शायद दूसरे को, मतलब इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो एक बच्चे के जैसे बिहेव नहीं करता है कि अगर हमने किया तो हम बहुत अच्छे हैं, आपने किया तो आप बहुत ये हैं। और ये यूरोपियन स्टैंड पॉइंट को कॉल आउट करना जरूरी था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि डॉक्टर एस जे शंकर ने बोला है कि यस वी डिड इट बिकॉज वी फेल्ट इट राइट एंड वी हैड द टाइज विद दैट कंट्री। और इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ इंडिया अकेला ही नहीं है, आप भी इसी के पार्ट हैं। आप ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट को कैसे बात करते हो या कैसे समझते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स में। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जियो पॉलिटिकल न्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जानना जरूरी है। बट क्या इंडिया को आंसरेबल होना चाहिए टू द वेस्टर्न वर्ल्ड और टू एनी अदर वर्ल्ड जो कि अपने हिसाब से स्टैंड ले रहे हैं, अपना खुद का एक क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं और अपनी एक स्टैंड ले रहे हैं फॉर आवर ओन कंट्री सेक। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर वेस्टर्न कंट्री से अगर हमारे टाइज अच्छे हैं, हमारी डील्स हो रही हैं, तो हमारी रशिया से भी उससे अच्छी दोस्ती है, पुरानी दोस्ती है। हम वहाँ से भी डील उतना ही कर रहे हैं जितना यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी सारी कंट्रीज के साथ हम एफर्ट डाल रहे हैं to be a collaborative and to be a good partner. What are your thoughts on this? Let me know in the comment box below. And what do you think about Dr. S.J. Shankar? क्या उन्होंने जो बोला है सही बोला है, क्या और कुछ बोलना चाहिए था? Let me know down in the comment box below. ग्लोबल डेस्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी टाइप की आपको इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल न्यूज़ मिलते रहेंगे। So see you in my next video. Have a nice day. Take care. Be happy.